दोस्तों, धुरंधर द रिवेंज शायद आप सबने अभी तक देख ली होगी और ये फिल्म खत्म होते होते आपके मन में कई तरह के सवाल छोड़ गई होगी कि आखिर इसमें नजर आने वाले कौन कौन से किरदार और कौन कौन सी घटनाएं रियल में हुई थी और कहां कहां पर सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई थी। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सारी बातों के बारे में बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं। तो अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो फिर तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो इसको यहीं पर बंद कर दें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें नजर आने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार उजैर बलोच के बारे में। जैसा कि फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि उजैर बलोच को हमजा जेल में बंद करवा देता है और फिल्म के एंड में हमजा को छुड़ाने के लिए उजैर बलोच के ऊपर हिंदुस्तानी जासूस होने का आरोप लगाया जाता है और फिल्म में नजर आने वाला ये इंसिडेंट पूरी कहानी को घुमा देता है। तो आपको बता दें कि इस बात में बिल्कुल पूरी सच्चाई है और उजैर बलोच आज भी पाकिस्तान की एक जेल में बंद है, जहां उजैर बलोच के ऊपर भारतीय जासूस होने के भी आरोप लगे हैं। अब देखो, फिल्म में तो हमें ये बात आसानी से समझ में आ जाती है कि कैसे हमजा उसको अपनी जगह पर फंसा देता है, लेकिन आखिर रियल लाइफ में क्या हुआ था। उजैर बलोच वैसे तो लयारी का एक लोकल गैंगस्टर था, फिर उसके ऊपर भारतीय जासूस होने के आरोप कैसे लगे थे और आज भी वो जेल में क्यों बंद है। यहाँ पर मानना पड़ेगा आदित्य धर की जीनियस को कि उन्होंने कैसे फिल्म की कहानी में इसको इंटीग्रेट किया है। तो रियल लाइफ में उजैर बलोच कैसा था, उसकी लाइफ के ऊपर हम एक नजर डालेंगे तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो, बिल्कुल बचपन की अगर बात करें तो उजैर बलोच बड़ा ही सीधा साधा लड़का था और उसको केवल अपने काम से ही मतलब था। क्राइम की दुनिया से उसका कुछ भी लेना देना नहीं था। हालांकि फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि उजैर बलोच रहमान डकैत की गैंग में होता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि रियल लाइफ में रहमान डकैत और उजैर बलोच दोनों ही चचेरे भाई हैं और काफी लंबे समय तक उजैर बलोच का क्राइम की दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं था, लेकिन रहमान डकैत काफी लंबे समय से यहाँ पर एक्टिव था। जहाँ लयारी में रहमान डकैत की तूती बोलती थी और वो वहाँ पर कई तरह के गलत काम करता था। तो उस समय रहमान डकैत की गैंग में उबैर बलोच के पिता मामा फैजू भी काम करते थे, जो कि एक ट्रांसपोर्टर थे। रहमान डकैत के साथ में गाड़ियों का काम वो कर रहे थे, लेकिन इसके साथ में थोड़ी बहुत गलत काम भी हो रहे थे और बेसिकली वो ईरान के बलूचिस्तान के रहने वाले थे, लेकिन फिलहाल रहमान डकैत के साथ में लयारी में काम कर रहे थे। और उन दिनों लयारी में रहमान डकैत की गैंग के अलावा एक और गैंग बहुत पॉपुलर थी, जो भी ऐसे बहुत सारे गलत काम करती थी। ये गैंग थी हाजी लालू के बेटे अरशद पप्पू की। और उस समय अक्सर लयारी की सड़कों पर रहमान डकैत की गैंग और अरशद पप्पू की गैंग के बीच में भिड़ंत होती ही रहती थी। खैर, उस समय तक ये इन दोनों ही गैंग्स के बीच में होने वाली ये छोटी मोटी झड़प थी, कोई बहुत बड़ी झड़प नहीं होती। लेकिन आगे चलकर साल 2003 में कराची के पोर्ट पर मजदूरों के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बहस हो गई, जहां रहमान डकैत ये चाहता था कि यह कॉन्ट्रैक्ट उजैर बलोच के पिता मामा फैजू को मिले, लेकिन अरशद पप्पू इसके विरोध में था और वो चाहता था कि यह कॉन्ट्रैक्ट उसकी गैंग में से किसी को मिले। और उस समय ये बात इन दोनों के बीच में इतनी ज्यादा बढ़ गई, ये लड़ाई इतनी ज्यादा फैल गई कि आगे चलकर अरशद पप्पू ने साल 2003 में मामा फैजू को उठा लिया और उसको बड़ी ही बेरहमी से मारा और आगे चलकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके एक बोरी में भर के लयारी की सड़क किनारे एक नाले पर फेंक दिया। और उस समय मामा फैजू के मिसिंग हो जाने के बाद में रहमान डकैत और उजैर बलोच उसको हर कहीं पर ढूंढ रहे थे, लेकिन फाइनली जब उन्हें पता चला कि अरशद पप्पू ने उनके साथ में ऐसा किया है, तो उस समय रहमान डकैत के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। और जब उजैर बलोच को यह बात पता चली तो वो भी गुस्से से आग बबूला हो गया। उजैर बलोच का दिमाग काफी तेज था, वो गुस्सैल तो था, लेकिन उसने फिर भी लीगली इसके बारे में कुछ एक्शन लेने का प्रयास किया, लेकिन कहीं से जब उसको कोई भी मदद नहीं मिली तो उसके गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। और उसी समय रहमान डकैत ने उजैर बलोच को अपनी गैंग में आने के लिए बोला था, क्योंकि रहमान डकैत का ये कहना था कि हम दोनों का एक ही दुश्मन है, अरशद पप्पू। खैर, उजैर बलोच ने कुछ दिन और इंतजार किया, लेकिन फाइनली जब कुछ नहीं हुआ तो वो रहमान डकैत की गैंग में शामिल हो गया। कहा जाता है कि उजैर बलोच रहमान डकैत से भी खतरनाक था। रहमान डकैत तो बहुत खूंखार था ही, लेकिन उजैर बलोच उससे भी ज्यादा। और उस समय उजैर बलोच की जिंदगी का एक ही मकसद था कि वो अपने पिता के हत्यारे अरशद पप्पू के साथ में भी ऐसा करे। खैर, चीजें चलती रहीं, लयारी में गैंग वॉर भी चलता रहा, लेकिन अरशद पप्पू उजैर बलोच के हाथ कभी आ ही नहीं पाया। और उजैर बलोच अब पूरी तरह से क्राइम में आ गया था और लयारी की सड़कों पर उसने बहुत सारे कारनामे किए, जहां उसके ऊपर हत्या, नशीले पदार्थों की सप्लाई, आतंकवाद, हथियारों की सप्लाई और ऐसे कई और संगीन आरोप लगे। लेकिन उस समय लयारी में पुलिस कुछ बहुत ज्यादा नहीं बिगाड़ पाती थी। यहाँ लयारी में केवल इन गैंगस्टर्स का ही राज चलता था। और कहा जाता है कि एक बार साल 2003 में एसपी चौधरी असलम ने उजैर बलोच को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन उस समय लोकल पॉलिटिशियंस के सपोर्ट से उजैर बलोच छूट गया था
और आगे चलकर जब साल 2009 में रहमान डकैत को एसपी चौधरी असलम ने मार गिराया, तो उसके बाद में अब लयारी पर कौन राज करेगा, इसको लेकर बहुत सारी बातें होने लगीं। जहां एक तरफ अरशद पप्पू की गैंग ये सोच रही थी कि अब रहमान डकैत की मौत के बाद में अब उसकी गैंग ही लयारी पर राज करेगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रहमान डकैत की मौत के बाद में अब उजैर बलोच बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया और उस समय उसने लयारी के लोकल लोगों का विश्वास जीतना शुरू कर दिया, जहां पर उनके लिए कई अच्छे काम भी वो करने लगा, जिनमें से वहां पर अस्पताल बनवाना, स्कूल बनवाना और कई और ऐसे भले काम करना। और ये सब करने के पीछे उजैर बलोच का मकसद ये था कि वो आगे चलकर किसी भी तरह से पॉलिटिक्स में आना चाहता था। आपको बता दें कि साल 2008 में रहमान डकैत ने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई थी, पीपल्स अमन कमेटी के नाम से, जो पाकिस्तान की बहुत ही फेमस पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही हिस्सा थी। और रहमान डकैत की मौत के बाद में अब इस पार्टी को उजैर बलोच ही देख रहा था। जहां उजैर बलोच वैसे तो सारे गलत काम कर रहा था, लेकिन लयारी के लोकल लोगों के लिए उसने कई भलाई के काम भी किए। इस वजह से वहां के लोकल लोग उजैर बलोच को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने लगे थे और उजैर बलोच को भी ऐसा लगने लगा था कि वो अगर चुनाव में खड़ा होगा तो जरूर जीत जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि उजैर बलोच शुरुआत से ही पॉलिटिक्स में आना चाहता था और ये सारे कारनामे होने के पहले ही साल 2001 में उसने इंडिपेंडेंटली चुनाव भी लड़ा था। जब साल 2001 में उसने लयारी के महापौर का चुनाव लड़ा, लेकिन यहाँ पर ये हार गया था, क्योंकि उस समय तक लयारी में उजैर बलोच की इतनी पकड़ नहीं थी। लेकिन इतने साल में उसने यहाँ के लोगों का भरोसा जीता और वो दोबारा से यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए जब तैयार हुआ तो उसकी पार्टी को ही पूरी तरह से बैन कर दिया गया। उसकी पार्टी के ऊपर आतंकवाद के और ऐसे कई और आरोप लगाए गए और ये सब पॉलिटिक्स की वजह से हो रहा था, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि अगर उजैर बलोच चुनाव लड़ेगा तो वो जीत जाएगा और उनकी पार्टी के ऊपर भी आगे चलकर भारी पड़ जाएगा। खैर, कहा जाता है कि उजैर बलोच का जो व्यापार करने का तरीका था या जो पॉलिटिक्स करने का तरीका था वो रहमान डकैत से भी अच्छा था और वो रहमान डकैत से भी ज्यादा खूंखार था। जहां उसने लयारी के बड़े ही पॉश एरिया में 4 मंजिला अपना मकान बनवाया था, जिस मकान में उसका पर्सनल स्विमिंग पूल था और घर के पीछे साइड में उसने एक प्राइवेट जू भी बनवाया था, जिसमें कई मगरमच्छ और ऐसे कई और खतरनाक जानवर पाले थे। और कहा जाता है कि उस समय जब भी कोई उजैर बलोच से भिड़ने की कोशिश करता तो उजैर बलोच उसको अपने जानवरों को खिला देता। खैर, 2013 में लयारी की सड़कों पर कुछ ऐसा मंजर लोगों ने देखा जितना खतरनाक मंजर इसके पहले तक कभी नहीं देखा गया, जब 2013 में उजैर बलोच की गैंग ने अरशद पप्पू और उसके भाई को किडनैप कर लिया, जिसने उजैर बलोच के पिता को मारा था। तो कई सालों का गुस्सा उजैर बलोच के अंदर पनप रहा था। तो उस समय उसने अरशद पप्पू और उसके भाई को किडनैप करके उन्हें केवल मारा नहीं, उन्हें इतनी दर्दनाक मौत दी जो लोगों के लिए मिसाल बन गई। कहा जाता है कि उसने उस समय अरशद पप्पू के सिर को अलग किया और एक गधा की गाड़ी में बैठाकर उसको लयारी की सड़कों पर घुमाया, उसके जिस्म के कई टुकड़े करके इधर उधर लयारी की सड़कों पर फेंके और बाद में उसका जो सर था उसके सर को अलग करके उसने लयारी की सड़कों पर फुटबॉल खेली थी। आपको बता दें कि लयारी में फुटबॉल खेलना लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे और बीच एरिया में वहां पर एक फुटबॉल ग्राउंड भी था। तो उजैर बलोच और उसकी गैंग के कई साथियों ने अरशद पप्पू के सिर के साथ में यहाँ पर फुटबॉल खेली। मतलब दहशतगर्दी की उस समय ये बिल्कुल चरम सीमा हो गई थी। और आपको अगर याद हो तो फिल्म में हमें एक ऐसा सीन देखने के लिए मिलता भी है। वैसे आपको बता दें कि फिल्म में आपने जितना इस सीन में देखा ये उससे भी ज्यादा खतरनाक था, जिसके बारे में आगे चलकर कई आई विटनेस ने ये बताया कि ये इतना खौफनाक मंजर था जिसको वो कभी भूल नहीं पाए। एक्चुअली उस समय उजैर बलोच के ये करने के पीछे का एक मकसद ये भी था कि लयारी की सड़कों पर लोग ये देख पाएं कि उससे टक्कर लेने का अंजाम क्या होता है और आगे चलकर कोई और उजैर बलोच के सामने अपना सर न उठा पाए। तो खैर, यहाँ तक कि ये सारी चीजें आपने फिल्म में मोटा मोटी देखी ही हैं, जहाँ कुछ कुछ इंसिडेंट इन्होंने सिनेमैटिक लिबर्टी के लिए थोड़ी बहुत फिल्म में चेंज भी किए हैं। अब देखो, फिल्म में तो उसके साथ में हमजा था जिसने उजैर बलोच को फंसवा दिया था, लेकिन रियल लाइफ में उस समय इतना कुछ हो जाने के बाद में उजैर बलोच के साथ में आगे ऐसा क्या हुआ कि वो जेल में बंद हो गया, चलिए ये बताते हैं। उजैर बलोच का कनेक्शन ईरान के बलूच एरिया से भी था और कई बार उसका ईरान आना जाना लगा रहता था और उसके पास में ईरान और पाकिस्तान दोनों के ही पासपोर्ट थे और उसके पास में पाकिस्तान और ईरान में रहने के कई और फर्जी दस्तावेज थे और वो कहीं पर भी रह सकता था। उसी समय क्या हुआ, ईरान में इंडिया के एक और स्पाई थे जिनका नाम था कुलभूषण जाधव, जो वैसे तो इंडिया में नेवल ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपनी ये जॉब छोड़ी और इंडिया के लिए स्पाई बन गए, जहां वो ईरान के बलूच एरिया में पहुंचे और ईरान में चबाहर पोर्ट पर वो काम करने लगे, जहां उन्होंने मछुआरे के तौर पर काम करना शुरू किया और आगे चलकर उन्होंने कई बोट्स खरीद ली थी। फर्जी पासपोर्ट पर वो यहाँ पर रह रहे थे और धीरे धीरे यहाँ की सारी चीजों को नोटिस कर रहे थे और धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर अपना पूरा नेटवर्क फैलाना शुरू कर दिया
और उस समय ईरान में उजैर बलोच का भी आना जाना लगा रहता था और उजैर बलोच की यहीं पर मुलाकात कुलभूषण जाधव से हुई थी। अब उजैर बलोच पॉलिटिकली भी काफी एक्टिव था और उस समय तक उसके पास में पाकिस्तान की कई ऐसी खुफिया जानकारी भी आ गई थी। और पहले तो उजैर बलोच ने यहाँ पर धीरे धीरे कुलभूषण जाधव के साथ में व्यापार करना शुरू किया और कुलभूषण जाधव उस समय बलूचिस्तान को कराची से अलग करने वाली मूवमेंट से भी जुड़े हुए थे और उजैर बलूच भी बलूच ही था, तो वो भी इसमें सपोर्ट कर रहा था। तो यहाँ पर अब एक बड़ा सौदा हुआ जहाँ पर उजैर बलोच पाकिस्तान की कई खुफिया जानकारी देने वाला था। लेकिन आगे चलकर हुआ ये कि कुलभूषण जाधव 3 मार्च 2016 को पाकिस्तान के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। उनका इंटेरोगेशन चला और उस समय उनके ऊपर ईरान का जासूस होने के आरोप लगाए गए, लेकिन ईरान को उनके बारे में बहुत ज्यादा कोई खबर नहीं थी, तो ईरान ने उनके ऊपर पाकिस्तान का जासूस होने के आरोप लगाए और बाद में कुलभूषण जाधव के ऊपर ये आरोप लगाए गए कि वो भारत के भेजे गए जासूस हैं और यहाँ पर रह रहे हैं और पाकिस्तान की और ईरान की सीक्रेट खबरों को भारत तक पहुंचा रहे हैं। और अब कुलभूषण जाधव के साथ में उजैर बलोच की भी लिंक जुड़ी कि इनके साथ में भी इनका बहुत ज्यादा मिलना जुलना हुआ है और उस समय तक वैसे ही उजैर बलोच के ऊपर बहुत सारे केस ऑलरेडी चल रहे थे। तो इसके बाद तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ रेड वारंट जारी कर दिया। उस समय तक उजैर बलोच के ऊपर लगभग 50 से भी ज्यादा अलग अलग केस चल रहे थे और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर लगभग 20 लाख रुपए की इनामी राशि घोषित कर दी। और उस समय लियारी में सिक्योरिटी इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि उजैर बलोच के पास में ये जगह छोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो उस समय उजैर बलोच लियारी से कैसे भी बचा के मस्कट के रास्ते से दुबई पहुंच गया, लेकिन दुबई एयरपोर्ट पर उसको इंटरपोल के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया, जहां उसकी पूछताछ हुई। कुछ दिन यहां पर उसको जेल में बंद किया गया और बाद में उसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दे दिया गया, जहां उस समय पाकिस्तान की ISI ने उजैर बलोच के ऊपर कई ये आरोप सिद्ध भी कर दिए थे कि उजैर बलोच पाकिस्तान की खुफिया जानकारी लीक कर रहा था। और वैसे उजैर बलोच ऐसा कर भी रहा था, लेकिन उजैर बलोच को ये पता नहीं था कि वो ये जानकारी जो लीक कर रहा है वो भारत के लिए थी। और उस समय कहीं ना कहीं कुलभूषण जाधव के पकड़ जाने के बाद में उजैर बलोच के ऊपर भारतीय जासूस होने के भी कई आरोप लगे, जबकि इसमें दूर दूर तक बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी। उजैर बलोच बिल्कुल लियारी की सड़क का एक लोकल गैंगस्टर था और भारत के साथ में तो उसका कोई भी कनेक्शन कभी रहा ही नहीं। खैर, उजैर बलोच के ऊपर देशद्रोह के और आतंकवाद के कई तरह के केस चलते रहे और पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में रखा। लेकिन साल 2020 में उजैर बलोच को लगभग 12 सालों की सजा सुनाई गई और उसको सेंट्रल जेल कराची में भेज दिया गया और उजैर बलोच आज भी कराची की एक जेल में बंद है। तो कुछ इस तरह से उजैर बलोच फंसा था और उसके ऊपर भारतीय जासूसी होने के केस भी चल रहा है, जबकि उसका दूर दूर तक इससे कुछ भी लेना देना नहीं था। तो कहीं ना कहीं आदित्य धर ने इन सारी चीजों को फिल्म में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया है और जो भी दिखाया है वो कहीं ना कहीं रियल ही था। बस यहाँ पर थोड़ी किरदार बदल गए और थोड़ी सिचुएशन भी बदल गई। वैसे रियल उजैर बलोच के आज भी कई इंटरव्यू यूट्यूब पर अवेलेबल हैं और अगर आप उन इंटरव्यूज को देखेंगे तो उन इंटरव्यू में से एक में उसका ये कहना था कि उसने अपनी जिंदगी में कभी एक चींटी तक नहीं मारी है, क्योंकि उस समय वो पॉलिटिक्स में आना चाहता था और अपनी इमेज को क्लीन करने में लगा हुआ था। लेकिन सच्चाई ये है कि उसने बहुत आतंक मचाया था और अरशद पप्पू के साथ में वाकई में उसने ऐसा किया था, जब उसके सिर के साथ में उसने लियारी की सड़कों पर फुटबॉल खेली थी। और कहा जाता है कि ये लियारी की सड़कों पर होने वाली आज तक की सबसे भयानक और दिल दहला देने वाली घटना थी। और कुलभूषण जाधव के बारे में भी आपको बता दें तो वो आज भी पाकिस्तान की जेल में बंद हैं, जहां पाकिस्तान ने उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है, लेकिन वो एक इंडियन स्पाई है, इसको लेकर उन्होंने आज तक अपनी जबान नहीं खोली है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो फिल्म में जो हमजा का किरदार है वो कुलभूषण जाधव जैसे और भी ऐसे कई इंडियन स्पाई से मिलाकर बनाया गया है, जो इंडिया के स्पाई रहे हैं और अपनी जान चली जाने के बाद भी उन्होंने अपना मुंह तक नहीं खोला है। खैर, अपने किसी वीडियो में हम कुलभूषण जाधव के बारे में और भी डिटेल से आपको बताएंगे अगर आप जानना चाहते हैं तो। इसके अलावा फिल्म धुरंधर द रिवेंज में और भी हमें ऐसे कई किरदार देखने के लिए मिले और अगर आप एक एक किरदार के बारे में ऐसा ही रियल जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।